बच्चों, तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स का एक और सेक्शन चालू कर रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है उसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, फैक्टोरियल नोटेशन। ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाई n factorial and and is called as and is called as n factorial। तो आप याद रखेंगे इस तरीके का जो नोटेशन होता है, जैसे ये लिखा हुआ है n, तो इसको रीड करेंगे n फैक्टोरियल, है ना। ये इस तरीके का मार्क लगा दो आप, तो इसको रीड करते हैं n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो भी n है उसके जो भी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स उनका प्रोडक्ट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपके। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरा आपको निकालना है 5 फैक्टोरियल, तो n की जगह 5 है और ये फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन है। तो 5 से लेकर 5 के पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट करो, तो उसका मतलब यही होता है। तो यानी कि 5 हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 पे खत्म हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। तो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, है ना। इसको रीड करेंगे 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे n फैक्टोरियल था, इसको रीड करेंगे 5 फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है 120 आएगा, है ना। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ बच्चों 1 फैक्टोरियल कितना होगा, तो आपको पता है 1 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 1, है ना। तो ये तो 1 के बराबर ही होगा। वैसे ही मैं आपसे पूछूं कि 2 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 2 फैक्टोरियल होगा बच्चों 2 इंटू 1, तो किसके बराबर होगा 2। फिर आपको बोला 3 फैक्टोरियल, मतलब आपको 3 से जो भी नंबर दिया है उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट करते हुए जाना है और कहां तक पहुंचना है, 1 तक। तो जैसे यहाँ 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 6। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 24, है ना। वैसे ही 5 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से चलता जाएगा। अब इसमें एक बात आप जरूर नोट करेंगे कि यहाँ पे एक 0 फैक्टोरियल भी होता है बच्चों, 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल होता है 1, ये याद रखना आप लोग। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, कई बार 0 फैक्टोरियल आ जाता है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। बाकी 1 फैक्टोरियल कैसे निकालना है, 2 फैक्टोरियल कैसे निकालना है, 3 फैक्टोरियल कैसे निकालना है, 4 फैक्टोरियल कैसे निकालना है, ये आपके सामने है ना। 5 फैक्टोरियल कैसे निकालना है। वैसे ही हम बोले कि भाई हमें तो n फैक्टोरियल बताओ, n फैक्टोरियल क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया कोई भी नंबर है, जैसे 4 फैक्टोरियल, तो 4 में आप डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाओ, 4 में आप इंटू करो 4 माइनस 1 का तो 3 हो गया, फिर 3 माइनस 1 का, 4 माइनस 2 का तो 2 हो गया, 4 माइनस 3 का तो 1 हो गया। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि जो हमारा n फैक्टोरियल होगा, n कोई भी नंबर होगा बच्चों, तो n फैक्टोरियल क्या होगा, n इंटू, फिर n से एक कम करोगे तो n माइनस 1, फिर n से एक और कम करोगे तो n माइनस 2, फिर इंटू n से एक और कम करोगे तो n माइनस 3, और इंटू डॉट 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 डॉट, ऐसा सीरीज कब तक ले जाना है आपको, 1 तक। जब लास्ट में 1 आ जाएगा तो आपका n फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू डॉट 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 डॉट, आपका कहां तक मल्टीप्लाई करना है, 1 तक। अब ये फॉर्मूला आप किसी में भी अप्लाई कर लो, 1 2 3 4 फैक्टोरियल में, तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बच्चों, n फैक्टोरियल आप n इंटू इसको क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3। n माइनस 1 से जो सीरीज है, ये n माइनस 1 का ही तो फैक्टोरियल है, क्योंकि n माइनस 1 का फैक्टोरियल लोगे तो किसका मल्टीप्लाई होगा, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 एन अप टू कहां तक, 1 तक। तो आप इसको n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हो ऐसे। कभी कभी हम ऐसे उपयोग कर लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। या फिर आप सीरीज को n माइनस 2 से लो, n माइनस 2 से, तो n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 और 1 तक, ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये आपका n माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा। तो n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पे ऐसे यूज कर लेते हैं हम फैक्टोरियल को, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी एक बात जो इम्पोर्टेंट
याद रखने वाली है वो बात क्या है कि आपका 0 फैक्टोरियल कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। बाकी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर आपको निकालने को दे दिया जाए तो आपको सिंपली प्रोडक्ट करना है और एक एक टर्म घटाते घटाते आपको 1 तक पहुंचना है और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, है ना, फैक्टोरियल नोटेशन। तो आई होप आपको फैक्टोरियल नोटेशन क्लियर होगा और फैक्टोरियल को सॉल्व करके उसका आंसर कैसे ला जाएगा ये भी क्लियर होगा। अब आप ध्यान से सोचें तो इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, है ना बच्चों, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन कई बार हमारे काम आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ many ways, how many ways we make combination of, we make combination of r elements, combination of r elements out of total n एलिमेंट्स। तो मान लीजिए आपको टोटल n एलिमेंट्स दिए गए हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से आपको r एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन करना है। जैसे मान लो अगर मैं 4 चीजें दे रहा हूं तो 4 चीजें जो है वो n एलिमेंट्स हो गई और उसमें से आपको किन्हीं 2 का ग्रुप बनाना है, कॉम्बिनेशन करना है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, तो कॉम्बिनेशन करना है। तो उसमें कितने तरीके हो सकते हैं उसको कॉम्बिनेशन बनाने के, कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, वो आपका कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास 3 कलर की बॉल्स हैं, एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की और एक ग्रीन कलर की है। 3 कलर की बॉल्स है बच्चों। अब ये जो 3 कलर्स की बॉल हैं, इनमें आपको कहा गया कि भाई बताओ कि हमें 2 कलर्स की बॉल का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो कितने तरीके हैं कि 2 कलर्स की बॉल्स का आप कॉम्बिनेशन बना पाओ। तो पहला तरीका तो ये है कि आप रेड और ब्लू बॉल ले लो, है ना बच्चों, रेड और ब्लू बॉल ले लो। दूसरा तरीका ये है कि आप ब्लू और ग्रीन ले लो। आपको कितने कॉम्बिनेशन करने हैं, 2 बॉल्स का कॉम्बिनेशन करना है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी दी गई है, 3। 3 कलर की बॉल्स दी गई हैं, उसमें से 2 को कंबाइन करना है। तो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन हो गया, या ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो गया, या फिर आपका एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है रेड और ग्रीन। तो आप देखो, आपको अगर 3 एलिमेंट्स दिए गए थे और उसमें से बोला गया था कि 2 एलिमेंट्स को आपको कंबाइन करना है, तो कितने पॉसिबल वेज हैं, कितने तरीके हैं कि आप उनको कंबाइन कर पाओ, कॉम्बिनेशन बना पाओ। तो हमारे पास 3 तरीके हैं, है ना बच्चों। इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, रेड ब्लू भी लिख सकते हो, ब्लू रेड भी लिख सकते हो, बात एक ही है। सीक्वेंस को हम नहीं मानेंगे इसमें, है ना। जब वो सीक्वेंस को माना जाता है तो आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा एक और टर्म, परमुटेशन, है ना। तो खैर हम अभी परमुटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, रेड ब्लू लिख लो, ब्लू रेड लिख लो, एक ही बात है, वो एक ही पेयर है। तो मैं आपसे बोलूं कि 3 बॉल में से 2 कलर्स का पेयर बनाओ, तो 3 में से 2 कलर्स के पेयर बनाने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, तो देखो बच्चों 3 तरीके हो सकते हैं। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारे पास तीन एलिमेंट है, ए बी सी डी, 3 एलिमेंट है ना। तो 3 एलिमेंट में से आपसे बोला गया कि भाई किसी भी 2 के पेयर बनाओ। आपको 4 एलिमेंट दिए गए ए बी सी डी, तो ये 4 एलिमेंट्स में से आपको किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं कि उनके पेयर बना सकते हो आप। तो पहला तरीका क्या है बच्चों कि आप ए बी को ले लो। दूसरा तरीका क्या है बच्चों कि आप बी सी ले लो। तीसरा तरीका क्या है बच्चों कि आप सी डी ले लो। चौथा तरीका क्या है बच्चों कि आप डी और ए ले लो। और क्या तरीका हो सकता है, देखो आप ए बी हो गया, है ना, बी सी हो गया, और आपका सी डी हो गया, आपका डी ए हो गया। और क्या हो सकता है आप खुद सोचो। तो फिफ्थ तरीका हो जाएगा आपका कितना बच्चों, अगर आप निकालेंगे इसी तरीके से तो आपका जो फिफ्थ वाला पोर्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई। ए बी हम ले चुके हैं, बी सी हम ले चुके हैं, सी डी हम ले चुके हैं, डी ए हम ले चुके हैं, और कुछ बचा है क्या, ए सी बचा है। ए सी भी तो ले सकते हैं, है ना, ए सी ले सकते हैं और बी डी ले सकते हैं। तो कितने तरीके आ गए बच्चों,
6 तरीके। अब लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 10 एलिमेंट है, आपके पास मान लो 1 से लेकर 10 तक के नंबर, ऐसे मैं आपको नंबर्स दे दूं एग्जाम्पल के तौर पर, कि आपको नंबर दे दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपको 10 नंबर दिए और आपसे बोला जाए कि भाई बताओ कॉम्बिनेशन बनाओ इन 10 में से किसी 3 नंबर का, 3 नंबर के कॉम्बिनेशन बताओ, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि उसमें 3 नंबर्स होने चाहिए, कोई भी 3 नंबर्स, टोटल एलिमेंट्स 10 हैं, तो आपको बताना है कि कितने पॉसिबल वेज हैं। अब अगर आप ऐसे सोचोगे ना जैसे मैंने यहाँ पे सोच के बताया है, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा बच्चों, सोच ही नहीं पाओगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है और हमें पॉसिबल नंबर ऑफ वेज चाहिए इन ग्रुप्स का, 3 के ग्रुप्स का पॉसिबल नंबर ऑफ वेज चाहिए आउट ऑफ 10 एलिमेंट्स, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए हमारे लिए कॉम्बिनेशन काम आएगा। तो कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है जो हमारे लिए बहुत काम करता है, तो मैं वो कॉम्बिनेशन आपको, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताता हूँ। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को ऐसा लिखा जाता है बच्चों, देखो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको, एनसीआर। एनसीआर का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है, जिसमें से हमें कॉम्बिनेशन करना है कितने एलिमेंट्स का बच्चों, आर एलिमेंट्स का, तो उसको एनसीआर रीड किया जाता है। एनसीआर कहीं पे दिखाई देगा तो आपको ये याद रखना है कि एन एलिमेंट से, एन एलिमेंट्स में आपको कितने का कॉम्बिनेशन बनाना है, आर एलिमेंट्स का, है ना, ये इसका वो है। और इसका जो फॉर्मूला है जिससे बहुत आसानी से निकल आएगा, वो फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना। तो ये आपके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। फॉर्मूले से फायदा क्या होगा हमें, कि हमें किसी भी नंबर के लिए हमें ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा, थिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर लिख देंगे। जैसे ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, इसको हम जरा चेक करते हैं, ये फॉर्मूला हमारा सही है कि नहीं। तो देखिए जैसे पहले केस में हमने देखा कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे टोटल, तो n की वैल्यू 3 है और हमें 2 सेलेक्ट करने थे, तो r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2। तो हम इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं हमारा आंसर 3 आता है कि नहीं, क्योंकि 3 वेज थे ना, तो 3 आना चाहिए आंसर। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई और r की वैल्यू 2 हो गई, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है एलिमेंट्स है वो 3 हो गए, और सिलेक्शन जिनका करना है, कॉम्बिनेशन जिनका करना है वो 2 हो गए। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो 3c2 लिखेंगे हम। 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसमें कितने का कॉम्बिनेशन करना है, 2 का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में अप्लाई करें तो n फैक्टोरियल, तो n बच्चों अपना 3 है तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस r, तो 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो तो 3 को क्या लिख सकते हैं, जैसे n को लिख सकते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल, वैसे 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 1 मतलब 2 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है बच्चों। तो देखो 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ 3 में से अगर हमें 2 को सिलेक्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ वेज है, देखो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 3। और देखो पहले भी आपने बताया था कि कितना आंसर है, 3। तो जो हमने लॉजिकली देखा था वो मैथमेटिकली प्रूफ हो रहा है, मतलब ये जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन का, ये बिल्कुल सही है। चलो एक एग्जाम्पल से हमने फॉर्मूले को वेरीफाई किया है, ठीक है, हम नहीं मानते अभी फॉर्मूला सही है, हम दूसरे एग्जाम्पल में भी लगा के देखते हैं। तो आंसर अपना कितने कॉम्बिनेशन आना चाहिए बच्चों, 6। हमने 6 कॉम्बिनेशन निकाला है ना, तो यहाँ पे लगा के देखो। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, n की वैल्यू हो गई 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, r सिलेक्शन कितने का करना था, तो 2 का करना था, तो r2 हो गया। तो हम लिखेंगे 4c2, एनसीआर लिखते हैं ना, तो n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड c 2 मतलब r, r कितना है बच्चों, जिसका हमें कॉम्बिनेशन करना है, सिलेक्शन करना है ना, तो 2 एलिमेंट्स का सिलेक्शन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाई r का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, इनटू आपका 4 माइनस 2, तो वो भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का फैक्टोरियल, है ना। अब ध्यान से देखो तो 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 इंटू 1 आएगा तो 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे 2 फैक्टोरियल है ही, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की जगह 2 लिख दिया। तो ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये 2 और 4 से कट जाएगा, तो ये 2 इंटू 3 बचेगा बच्चों, और 2 इंटू 3 बचेगा तो 4c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3 6,
देखो अपना आंसर भी पहले भी कितना आ रहा था बच्चों, 6, 1 2 3 4 5 6। तो जो मैंने आपको पहले लॉजिकली बताया था वो मैथमेटिकली प्रूफ हो रहा है। तो टोटल कॉम्बिनेशन 4 में से 2 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं बच्चों, 6। वैसे ही आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए जो मैंने आपसे पूछा था, तो इसके लिए भी आप सॉल्यूशन बता सकते हो। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि 10 में से हमें 3 के पेयर बनाने हैं, तो हम कैसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, अकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, एन की वैल्यू है 10, सी आर कितने को सिलेक्ट करना है बच्चों, आर, आर का मतलब आपको 3, मैंने बोला ना 3 का पेयर बनाना है, तो 3 सेलेक्ट करना है। तो 10 C3 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 10 हो गई, r की वैल्यू 3 हो गई। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3, तो 7 का फैक्टोरियल। अब इसको फर्दर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, है ना, अपॉन 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल गया, और 3 के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो ये 2 से जाएगा तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, और ये 3 से जाएगा तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 15, 5 3 जा 15 होता है, और 15 8 जा कितना हो जाएगा 120, है ना, आई थिंक 15 8 जा 120 होता है। तो देखो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 120। अब आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे फिजिकली सोचने के लिए बोलता लॉजिकली कि 3 3, तो आप कब तक सोचते रहते, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, 120 कॉम्बिनेशन है। तो 120 चीजों को सोचना बड़ा डिफिकल्ट काम होता और टाइम टेकिंग होता, जबकि फॉर्मूले से देखो तुरंत आ गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें कॉम्बिनेशन को कैसे अप्लाई करना है, जितने टोटल एलिमेंट्स है उनमें से कितने का सिलेक्शन करना है, उसके कितने वेज हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, वो तरीका हमें बताता है कौन, कॉम्बिनेशन। बस एक बात याद रखना, कॉम्बिनेशन में आपका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीक्वेंस कुछ भी हो, अगर वो टर्म है तो वो एक ही ग्रुप कहलाएगा, ठीक। और फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है ये भी आपको क्लियर होगा, है ना, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो देखिए बच्चों, अभी हमने फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट सीख लिया, फॉर्मूला देख लिया, और फैक्टोरियल को कैसे एक्सपांड किया जाता है वो भी देख लिया। अब हमें एक चीज और देखना है, बाइनोमियल एक्सपांशन। अब ये बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो आप देखो ध्यान से कि अगर आपका कुछ ऐसा जिसमें 2 टर्म हो, जैसे मैं बोलूं कि अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था पहले, जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था, मैंने कहा था ना a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप जानते हो, है ना। तो इसमें कितने टर्म है, जिसकी होल पावर 2 थी, तो इसमें 2 टर्म है, एक a है और एक b है। तो जब 2 टर्म होते हैं उसकी पावर कुछ भी हो, वो 2 टर्म ही क्या होता है, बाइनोमियल कहलाता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, है ना। अब उसको एक्सपांड करके लिख रहे हो आप, तो वही तो बाइनोमियल एक्सपांशन है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी, तो ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी की पावर 4/3, है ना, तो ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया आपका, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। जैसे मैं आपसे बोलूं p क्यूब प्लस की क्यूब क्यूब क्यू क्यूब अपॉन मतलब उसकी पावर 7, तो ये भी देखो बच्चों p क्यूब जो है वो आपका एक टर्म है, और क्यू क्यूब जो है वो एक आपका एक टर्म है। तो आप p क्यूब को a ले सकते हो और क्यू क्यूब को b ले सकते हो, तो भी ये बाइनोमियल एक्सपांशन हो गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। तो जब आप इसको एक्सपांड करके लिखेंगे तो वही एक्सपांशन क्या कहलाएगा, बाइनोमियल एक्सपांशन, है ना। तो जब भी 2 टर्म होते हैं तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और आपकी पावर कुछ भी हो उसको एक्सपांड कर पाए तो उसको हम बाइनोमियल एक्सपांशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला भी आप बता सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, है ना। तो इसका भी आप एक्सपांशन जानते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों a प्लस बी की पावर 4 क्या होगा, तो भी आप लिख लोगे कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इनके स्क्वायर को एक्सपांड करके फिर से प्रोडक्ट कर दो, तो भी आ जाएगा आपका, है ना। तो इस तरीके से इसको एक्सपांड कर दो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि a प्लस बी की पावर 10 कितना होगा, तो अब दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसा कब तक हम प्रोडक्ट करते रहेंगे और फिर आंसर निकालते रहेंगे।
तो इस तरीके से इसको एक्सपांड करना तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। या फिर मैं आपसे बोल दूं कि a प्लस बी की पावर 7/3 इसको एक्सपांड करो, तो ऐसा जब 10 है 2 3 तक तो चल जाता है, हमें फॉर्मूले याद है। लेकिन 10 है 7/3 है 1/2 हो जाता, तो उसको कैसे एक्सपांड करेंगे? तो उसको एक्सपांड करने का हमें कोई फॉर्मूला थोड़ी ना आता है। तो जो हम अब एक्सपांशन सीखेंगे, उसका जो रूल सीखेंगे वो बाइनोमियल एक्सपांशन होगा। तो बाइनोमियल एक्सपांशन में किसी भी दो टर्म की पावर कुछ भी हो, हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, है ना। इसलिए हम जनरल तरीका देखेंगे कि किसी भी दो टर्म में जो भी पावर हो उसको कैसे एक्सपांड किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे एक्सपांड किया जाता है, वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, और फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे कि वो सही है कि नहीं। अब आप ध्यान से देखो, तो बाइनोमियल एक्सपांशन जो होता है आपका, जो फॉर्म होता है किसी भी बाइनोमियल मतलब दो टर्म को एक्सपांड करने का, जैसे b a प्लस बी हो गया, और इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 7/3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसको एक्सपांड करने का तरीका क्या है, उसका एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या है, तो वो हम देखते हैं। तो हम इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन को, NC0, अभी कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, वहीं से आया ये, NC0 a की पावर n और b की पावर 0, NC0 a की पावर n b की पावर 0, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मेट याद रखनी है ना। फिर प्लस आप लिखेंगे NC1, देखो यहाँ पे पहले 0 था, अब 1 आ गया, तो ये बढ़ाते जाओगे आप सीरीज में, और a की पावर घटती जाएगी, मतलब n-1 हो जाएगी, और b की पावर बढ़ती जाएगी, दैट इज 1 होगी। पहले 0 थी, अब बढ़कर 1 हो गई, n जो है वो घटकर n-1 हो गया। फिर आप लिखोगे NC2, है ना बच्चों। तो NC2 को क्या लिखोगे बच्चों, a की पावर और घट जाएगी, तो पहले n-1 हो गई थी, एक और घट गई तो n-2, और b की पावर एक और बढ़ जाएगी तो b की पावर 2। आपको ये सीक्वेंस एक्सपांशन करते रहना करते रहना करते रहना, जब तक आपका क्या ना आ जाए, ऐसे NC2 NC3 NC4 ऐसे आएगा, और एक समय आएगा NCN, है ना बच्चों, NCN। जब NCN आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, a की पावर n-n, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0, n-n, तो a की पावर 0 हो जाएगी, और b की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, b की पावर n हो जाएगी, है ना। बढ़ते 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 जब यहाँ पे n होगा तो b की पावर n, तो ये उस एक्सपांशन का लास्ट टर्म होगा। तो कोई भी आपको दो टर्म की कितनी पावर दी जाए, 10, 1/5, 1/2, 7/3, 50, 100, तो आपको ऐसे टर्म लिखने हैं, और ये आपका इस तरीके से आप एक्सपांशन कर सकते हो, है ना बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब देखो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये फॉर्मूला आप जरा इसमें लगा के देखो, a प्लस बी स्क्वायर में, तो आपका यही आंसर आएगा। अगर ये वाला एक्सपांशन आप लगाते हो तो यही आंसर आता है, तो उससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा फॉर्मूला जो एक्सपांशन है बाइनोमियल एक्सपांशन वो सही है कि नहीं है। तो एक बार हम लगा के देखते हैं, तो a प्लस बी का स्क्वायर करके देखते हैं, इस फॉर्मूले से करते हैं और देखते हैं कि ये वाली वैल्यू आती है कि नहीं। तो a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या करोगे, n की जगह क्या आ गया बच्चों, 2, तो आप लिखेंगे 2c0, a की पावर n मतलब 2 और b की पावर 0, फिर प्लस nc, n की वैल्यू 2 है बच्चों, तो 2c1 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर a की पावर 2-1 तो 1, और b की पावर 1, और प्लस 2c2 लिखोगे। अब ncn आ गया, देखो n तो 2 था, तो 2c2, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी सीरीज, तो 2c2 a की पावर 0, 2-2 0 हो जाएगा, और b की पावर 2, है ना, मतलब b की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस खत्म हो गया, ncn पे आ गए हम। अब देखो, आपको पहले 2c0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 2c0 की वैल्यू क्या होगी, हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, है ना, n माइनस आर होता है ना। तो देखो 2 माइनस 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल कैंसल, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, तो ये आपका 1/1 कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो आपकी 2c0 की वैल्यू 1 आई, तो 1 इंटू ए स्क्वायर, और b की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1, तो ये बचेगा ए स्क्वायर। वैसे ही आप ध्यान से देखो, 2c1 निकालना है हमें, 2c1, तो 2c1 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल और 2 माइनस 1,
तो 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे हम लगा के देखें तो ये हो जाएगा 2, 2c1 की वैल्यू 2 आई, a की पावर 1 तो a और b की पावर 1 तो b, फिर प्लस 2c2, देखो आप 2c2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 माइनस 2 मतलब 0 फैक्टोरियल, तो ये फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1। तो यहाँ पे 1 इंटू ए की पावर 0 भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर। देखो जो आप फॉर्मूला आज तक पढ़ते आए हो, जो आप याद करते आए हो एक्सपांशन का, वो देखो कितनी इजीली बाइनोमियल एक्सपांशन से आ गया। तो मैंने तो आपको ये प्रूफ करके बताया कि बाइनोमियल एक्सपांशन जो है वो किसी भी दो टर्म की किसी भी पावर के लिए हमें एक्सपांडेड फॉर्म में आंसर देता है, उसी को हम बाइनोमियल एक्सपांशन बोलते हैं। और देखो ये किसी पावर के लिए वैलिड है, आप चाहो तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, आप घर पे होमवर्क के रूप में प्रूफ कर सकते हैं ए प्लस बी की पावर क्यूब के लिए, तो आप देखना यही आंसर आएगा जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आई होप आपको बाइनोमियल एक्सपांशन क्लियर हुआ है ना बच्चों। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपांशन के बारे में बता दिया ना, कैसे एक्सपांड करते हैं दो टर्म की किसी पावर को, वो आपके सामने है। लेकिन ये तो खैर आपको मैथ्स में ज्यादा काम आएगा, फिजिक्स में उतना काम नहीं आएगा। फिजिक्स में जो काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स में जो एक्सप्रेशन होते हैं वहां पर अधिकतर केसेस में आपका ए बच्चों 1 रहेगा एंड बी जो रहेगा वो कोई वेरिएबल रहेगा, मतलब उसको हम एक्स मान लेते हैं। ये एक्स या कुछ भी हो सकता है, वहां पे आप जाओगे तो बाद में देखेंगे एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा, हाइट भी हो सकता है ना। तो एक्स एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं ए को यहाँ पे 1 रख दूं और बी को मैं क्या रख दूं बच्चों, एक्स रख दूं, तो आप रख के देखो और फिर उसका एक्सपांशन करो, तो आप देखेंगे कि 1 प्लस एक्स की पावर एन हो जाएगा। अभी 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये फॉर्मेट हमारे ज्यादा काम की है फिजिक्स में, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट बताया आपको, है ना। और ये ए प्लस बी की पावर एन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मैथ्स में ज्यादा काम आएगा। अब देखो यहाँ पर अब क्या होगा, 1 प्लस एक्स लिखा हमने और एक्स की पावर को क्या लिखा बच्चों, एन लिखा। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो क्या मिलेगा, एन सी जीरो और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो 1 की पावर एन इंटू बी की पावर, बी का मतलब यहाँ पे किससे है, जीरो से, एक्स से, एक्स से, बी की वैल्यू एक्स है ना, तो एक्स की पावर जीरो हो गई। फिर आप करोगे क्या बच्चों, प्लस एन सी वन, ए की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर n माइनस 1, और बी की जगह क्या है बच्चों x, तो x की पावर 1। फिर वैसे ही करोगे आप nc2 और यहाँ पे 1 की पावर n माइनस 2 और b है x, तो x की पावर 2, ऐसी प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलना है आपको, ncn इंटू ए 1 की पावर 0 और b की पावर, b क्या है बच्चों आपका x, तो x की पावर n हो जाएगी। ठीक है, अब आप इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से। जैसे nc0 आपका 1 होता है और 1 की पावर कुछ भी हो वो भी 1 होगा और x की पावर 0 भी 1 होगा, तो आपको देखो इसका एक्सपांशन क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का, ये एक्सपांशन इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो 1 मिलेगा पहला टर्म, आप सॉल्व करके देख लेना, मैंने सॉल्व करना आपको सिखा दिया है। वैसे ही nc1 को जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा n, है ना बच्चों, और 1 की पावर n माइनस 1 तो 1 ही रहेगा और x की पावर 1 x हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस एन एक्स। फिर वैसे ही आप आगे की टर्म को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा n, अब सॉल्व करना आपका काम है, आप सॉल्व करके देखिएगा इसको nc2 को, है ना। तो n माइनस 1 बाई 2 मिलेगा और उसके बाद एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। फिर ऐसे ही चलता जाएगा, फिर आपको n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई आपको 3 मिलेगा, है ना। इस तरीके से आपको मिलेगा एंड सो ऑन, और लास्ट का जो टर्म है वो प्लस x की पावर n मिलेगा। जब आप लास्ट का टर्म निकालोगे ना बच्चों तो वो आपको कितना मिलेगा, x की पावर n। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 1 का फैक्टोरियल है, यहाँ पे आपका 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल, वैसे यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल होगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट टर्म जो मिलेगा आपको वो x की पावर क्या मिलेगी बच्चों, n मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप एक्सपांशन करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको ऐसे।
अब इसमें भी एक स्पेशल केस है जो हमारे फिजिक्स में काम आएगा। वो स्पेशल केस क्या है वो हम देखते हैं, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, 1 + x⁴n का जो बाइनोमियल एक्सपांशन है वो आपके सामने है, वो मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे सही कर लेना, मैंने गलती से n-3 कर दिया था, जबकि यहाँ पे n इंटू n-1 इंटू n-2 था अपॉन 3 का फैक्टोरियल। इसका जो आगे वाला टर्म आएगा उसमें भी उसमें n-3 और आ जाएगा, है ना, और नीचे 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और ऐसा x⁴n तक चलेगा। तो ये आपको अगर क्लियर है तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और हम कुछ चीजों को और समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि a को 1 मान लिया था और b को x मान लिया था, तो 1 + x⁴n को जो एक्सपांड किया हमने बाइनोमियल एक्सपांशन से, तो वो एक्सपांशन कितना आया था बच्चों। देखो अभी आपने बताया कि 1 + nx प्लस n इंटू n-1 बाई 2 का फैक्टोरियल, और प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, है ना। और यहाँ पे x² आएगा, फिर x³ आएगा, फिर x⁴ आएगी, और लास्ट वाली जो टर्म है वो x⁴n आएगी, है ना, इस तरीके से। अब इसमें बच्चों एक चीज और है, अगर हम एक और यहाँ पे कंडीशन डालें तो ये जो सीरीज है ये बहुत छोटी हो जाएगी। देखो कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर आपकी जो x है वो बहुत छोटा हो जाए, 1 से बहुत छोटा हो जाए, जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं x की वैल्यू ले लूं 0.01, तो x जो है वो 1 से बहुत छोटा है, 0.01 तो बहुत छोटा है ना। अगर मैं x की वैल्यू कितनी मान लूं बच्चों, 0.01, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो ये 1 से बहुत छोटा है। अगर ऐसा स्थिति बन जाए कि x जो है वो 1 से बहुत छोटा हो जाए, तो आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा। अगर उसके बाद आप देखो ये जो हाइयर ऑर्डर टर्म्स है x², x³, x⁵, अगर सोचो मैं x² ही निकालूं अकेला, तो ये हो जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चों, 0.0001, यानी कि ये x से भी बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, बहुत छोटी। और सोचो अगर आप इसी तरीके से क्यूब निकालो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.00001, वो और भी छोटा होता जाएगा। तो अगर आप का x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसकी पावर 4 वो बहुत छोटी होती जाएंगी, इतनी छोटी होती जाएंगी कि हम आसानी से हाइयर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। भाई x के जो हाइयर ऑर्डर टर्म्स हैं, x², x³, x5, वो हम x के कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, इनकी वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी। लेकिन ये तभी होगा, याद रखना है, तभी होगा जब x की वैल्यू छोटी हो, किससे, 1 से, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना बच्चों। तो हम बोल सकते हैं अगर इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, then higher order term, then higher order term, हाइयर ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पे, पावर, है ना। हाइयर ऑर्डर या फिर आप बोलो पावर ऑफ एक्स टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक। तो सोचो ये x², x³, x⁴n, इन सबको नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या, तो 1 + x⁴n का फॉर्मूला सिर्फ बचा 1 + nx। देखो कितना आसान। लेकिन याद रखें ये फॉर्मूला तभी वैलिड है इफ x इज लेस देन 1, जब x 1 से बहुत छोटा होगा। तो 1 + x⁴n को आप 1 + nx लिख सकते हो। यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने बताया था, जब ये आया था आपका एरर एनालिसिस में, है ना, तो मैंने बताया था ये बाद में बताएंगे कि कैसे प्रूफ होता है। तो देखो अब वो समय आ गया है कि ये इसको हमने प्रूफ कर दिया। तो आप 1 + x⁴n को 1 + nx लिख सकते हो अगर x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, और इसी चीज को आप बोलते हो बाइनोमियल थ्योरम, जो हमें फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा, बाइनोमियल थ्योरम, है ना बच्चों, बीटी शॉर्ट में इसको बोलते हैं, बीटी। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि अगर x जो है वो वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तो आप 1 + x⁴n को बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, 1 + nx लिख सकते हो, है ना। तो ये फायदा होता है बाइनोमियल थ्योरम का, ये अप्रोक्सीमेट उतनी वैल्यू देता जितनी आप एक्सपेंशन ला के देते, है ना, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
और इसमें आपको कई बार बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन से आंसर भी आ जाता है बीटी लगाने से। जैसे आपको क्या हो कि कभी पूछा जाए बच्चों कि भाई बताओ, आप इसकी वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू, आपको बोल दिया जाए अगर ऐसा कि आपके पास एग्जाम्पल है और आपको बोला जाए कि इसकी वैल्यू बताओ, वन, मतलब ऐसा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में ऐसा आ जाए 10,002 की पावर 1/4, यानी उसका फोर्थ रूट निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे, मान लो इस तरीके का आ गया, लेकिन आपको ऑप्शन में तो इसका आंसर दिया है। अब ऑप्शन में अगर इसका आंसर दिया है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप फोर्थ रूट कैलकुलेट करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसको आसानी से सॉल्व करने का तरीका है बीटी से, बाइनोमियल थ्योरम से। कैसे, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करके देखो तो आपको आंसर मिलता हुआ नजर आएगा। आप ध्यान से देखो तो ये जो 1002 है, 10,002, इसकी पावर 1/4 है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, 10,002 को लिख सकते हो 10,000 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, और उसकी पावर 1/4 लिख सकते हैं। और इसको अगर आप चाहो तो इसमें से 10,000 को कॉमन ले लो, तो अगर आपने 10,000 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा 1 और उसकी पावर 1/4, है ना, पावर भी तो कॉमन आएगी। और 1 आपका यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 1, क्योंकि 10,000 की पावर 1/4 तो कॉमन आ गया है। और ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने का बच्चों, 10,000 का, है ना, और उसकी पावर 1/4 आएगी। तो 10,000 का 1/4 अगर करोगे तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 4 टाइम्स होगा, तो यहां से 10 बाहर आ जाएगा, ये तो आप जानते ही हो। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस, और इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.00 कितना हो जाएगा बच्चों, देख लो, इतना आ जाएगा, है ना। और ये 1/4। अब देखो ये वैसी चीज है जो हमने अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा। देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है बाइनोमियल से, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो इसकी हायर ऑर्डर टर्म्स जो है वो हम हटा सकते हैं। तो इसमें जो इसकी पावर है 1/4 वो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे बाई यूजिंग बीटी, बीटी। तो बाई यूजिंग बीटी हम इसी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/4 को हम इसको लिख सकते हैं, देखो 10 इंटू 1 प्लस, इससे डिवाइड कर दो, 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो। भाई पावर का जो पावर है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, और x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसका 1/4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.0002 डिवाइड बाई 4, है ना, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10.001। तो देखो ऐसे अगर आप सोचोगे और ऐसे कैलकुलेट करने जाओगे तो इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी सॉल्व करने में। लेकिन बाइनोमियल से देखो, हालांकि ये जो मैंने स्टेप बताए ये तो आप मन में भी कर सकते हो, है ना, मैंने समझाने के लिए बता दी। तो अगर आप इनको सॉल्व कर लोगे और इन स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो देखो कितनी आसानी से आपका आंसर निकल आया। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से आंसर निकाल लेते हो। और कई बार कई सारे डेरिवेशंस में, बहुत सारे डेरिवेशंस में हमें ये काम आएगी मेथड, बहुत सारे डेरिवेशंस में हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे x जो होगा वो बहुत कम होगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो हम डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं और 1 प्लस nx लिख सकते हैं, तो हमारा डेरिवेशन भी आसान हो जाएगा, है ना। ऐसा हम ग्रेविटेशन में, फिर न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग में बहुत जगह पे देखेंगे, है ना। तो जब समय आएगा तब इसका यूज किया जाएगा। तो आई होप आपको बाइनोमियल थ्योरम क्लियर होगा। तो बच्चों ये तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम हो गया, है ना, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिया, उसको हमने कैसे अप्लाई किया ये मैंने आपको बता दिया, है ना। अब इसमें कुछ एक्सपांशंस होते हैं, सीरीज होती हैं, वो सीरीज भी बाइनोमियल थ्योरम से ही आती हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन से आती हैं, है ना। तो आप लोग घर पे ये सीरीज को ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि वो सीरीज क्या होती है। कभी कभी ऐसी सीरीज आपको मिलेगी 1 प्लस एक्स की पावर -1 मिलता है, 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे माइनस प्लस लिख दिया मैंने, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती जाएगी।
और ये इन्फिनाइट सीरीज होती है बच्चों। कैसी सीरीज होती है? इन्फिनाइट। तो कभी भी आपको ऐसी इन्फिनाइट सीरीज दिया जाए, कभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा करा आपने और ऐसी सीरीज आ जाए, तो उसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन, है ना। कई बार आपको फिजिक्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिनमें ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, आपकी इस तरीके से इन्फिनाइट सीरीज बन रही होगी, तो वहां पे एपी नहीं लगेगा, जीपी नहीं लगेगा, है ना। तो वहां पर ये सीरीज लगेगी। तो जब भी आपको ऐसा सीक्वेंस दिखाई दे तो उसको आप सिंपली क्या लिख लिया करें? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन। वैसी एक और सीरीज है, वो भी याद रखें आप। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये बाइनोमियल एक्सपांशन से ही आया है। अब आपको एक्सपांड करके देखना है कि ये वैल्यूज मिलती हैं कि नहीं, वो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। फिर आपका दूसरा जो एक्सपांशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो होगा 1 प्लस एक्स, सॉरी, यहाँ पे जो दूसरा एक्सपांशन होगा वो होगा, यहाँ पे अभी 1 प्लस एक्स था, 1 माइनस एक्स ले लेते हैं। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको ये सीरीज मिलेगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, है ना। तो ये दोनों सीरीज आप बाइनोमियल एक्सपांशन से बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। तो आप घर पे देखिएगा, एक्सपांड करने पे इस सीरीज को ये आता है कि नहीं आता है, ये वैल्यूज आती है कि नहीं आती। और ये दोनों सीरीज जो है वो इन्फिनाइट है। तो फिजिक्स में कई बार ऐसा होगा कि आपको न्यूमेरिकल में ये सीरीज आ जाएंगी, लेकिन आप उसका फाइनल आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि फाइनल आंसर इस फॉर्म में होगा। तो आप याद रखेंगे, कभी भी ऐसी सीरीज बन जाए तो उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन में, अगर ऐसा दिखाई दे। और अगर ऐसा दिखाई दे तो उसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन, है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। ये बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट बड़े यूज में आते हैं, काम में आते हैं ना। न्यूमेरिकल्स आपका अटकेगा नहीं।